यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ निरंजन तिवारी। तो फ्रेंड, हम डिस्कस कर रहे थे MAH इग्नू के लिए मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री, जिसमें हम MHI 03 डिस्कस कर रहे हैं। MHI 03 का चैप्टर यूनिट 2 कार्य कारण संबंध। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कार्य कारण संबंध क्या होता है उसके बारे में देखा है, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। देखिए, होता क्या है कि कार्य कारण संबंध सिर्फ एक टॉपिक है, उसको एलोबरेट किया है। और जब भी आप इस तरह के टॉपिक्स पढ़ते हो तो एक ही चीज़ को बार बार एक्सप्लेन किया जाता है, तो बार ऐसा लगता है कि नहीं, ये रिपीटेड हो रहा है, एक ही चीज़ को दोहराया जा रहा है। तो इसलिए मैं बस एक लेमन आउट दे दे रहा हूँ। तो आपको लास्ट में ये भी बताऊँगा कि चूँकि एक टॉपिक से एक ही क्वेश्चन आता है, तो उसको कैसे करना है वो मैं बता दूंगा कि उसमें क्या क्या लिखना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम अभी तक हमने देखा कि कार्य कारण संबंध क्या है, उसको वो दूसरों से कैसे अलग होता है। अब हम बात करते हैं कि इतिहासकार और कार्य कारण संबंध। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तो फ्रेंड, हम इसमें देख रहे हैं कि बहुत सारे इतिहासकार ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि व्याख्या और भविष्यवाणियाँ दो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं होती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के प्रमाणों और तर्कसंगत का समावेश होता है। जैसे भविष्यवाणी या पुनर्कथन क्रम की नियमितता और पुनरावृत्ति को मानता है। मतलब भविष्यवाणी कैसे की जाती है? भविष्यवाणी तब की जाती है जब वैसी चीज़ें पहले भी घटी हों, तो मान लिया जाता है कि अच्छा ठीक है, अब ये होगा। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि सूरज पूर्व से निकलता है और कल भी निकलेगा। मतलब ये कह दें कि कल सूरज पूर्व से निकलेगा, तो ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हमने देखा है कि पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो ऐसी होंगी, तो हमें ये पहले से पता है, तो ये एक भविष्यवाणी हो सकती है। वही चीज़ कि हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की संरचना और नियम जिससे वह संचालित होता है। यह पूर्वधारणा है कि आज देखी गई संरचनाओं और नियमितताओं की पुनरावृत्ति होगी, जिससे हम भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि बादल गरज रहे हैं, तो हो सकता है बारिश, मतलब बादल छाए हुए हैं तो बारिश की संभावना हो सकती है, तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। फिर भी यह पूर्वधारणा कार्य कारण संबंधों को तय करने के लिए असंगत है। कार्य कारण संबंध को तय करने के लिए ये असंगत होती है, क्योंकि बादल हुए हैं और बारिश हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश होने का कारण वो बादल हैं। क्योंकि कभी कभी आपने ऐसे देखा कि बादल होते हैं, बारिश नहीं होती। चूँकि हमने बोला है कि सॉरी बताया कि कार्य, किसी भी कार्य का कारण तभी होगा जो अनिवार्य भी हो और पर्याप्त भी। अब अनिवार्य हो और पर्याप्त भी, इसका मतलब क्या होता है, ये पिछले लेक्चर में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो अब देखिए, हम तब भी उचित परिशुद्धता से मालूम कर सकते हैं कि घटना घ के घटने का क्या कारण था, जब घटना घ एक ही बार घटी हो और अद्वितीय विशिष्ट हो, तो उसकी बात होती है। किसी ऐसी पूर्वकल्पना की अनुपस्थिति में कि सामाजिक यथार्थ परिवर्तित रहेगा और मौजूदा संरचनाएं बार बार बनेगी, हम यह दावा नहीं कर सकते कि जब भी क घटेगा घ भी उसके बाद घटित होगा। तो यही दावा, इसी चीज़ को कहा जाता है। अब देखिए, फ़र्क क्या है वो हम देखेंगे। यहाँ व्याख्या और भविष्यवाणी के बीच फ़र्क किया गया है। विज्ञान के अनुभववादी सिद्धांतों में व्याख्या और अनुमान एक दूसरे से अविभाज्य ढंग से जुड़े हैं। निश्चय ही एक को दूसरे का कारण माना गया है। जब यह कहा जाता है कि क किसी घटना घ का कारण है, तो यह भी सुझाया जा रहा होता है कि जब भी क मौजूद होगा, देखिए यहाँ पे, तब घ आवश्यक तौर पर घटित होगा। और इसके उलट एक सफल अनुमान को किसी भी व्याख्या की सटीकता का सूचक माना गया है। जब इस तरह व्याख्या और अनुमान को एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह देखा गया है। इतिहास में विशेषकर व्याख्या और अनुमान के इस प्रस्तावित संबंध पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। यहाँ यह तर्क दिया गया है कि कार्यात्मक खोज और व्याख्याएं अनुमान लगाने की क्रिया से अलग होती हैं। वही यहाँ पे सिंपल सी बात यही की जा रही है कि जो व्याख्या होती है वो अनुमान से बिल्कुल अलग होती है। हम आसमान में काले बादलों को देखकर सही सही अनुमान लगा सकते हैं कि अगले 12 घंटे में बारिश होगी, पर यहाँ एक सफल अनुमान लगाने से हमें यह पता नहीं चलता कि घटना क्यों घटी। इसी तरह किसी बच्चे के चेहरे पर लाल दाने देखने पर हम सही सही अनुमान लगा सकते हैं कि उसे खसरा हुआ है, लेकिन एक बार फिर सही अनुमान लगाना इस बात का सूचक नहीं है कि खसरे के होने की पर्याप्त व्याख्या कर सकते हैं। वही अनुमान लगाना और व्याख्या करना बिल्कुल अलग चीज़ होती है, वही यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है। इसलिए अनुमान लगाने की कार्यवाही व्याख्या से भिन्न है, और इतिहासकार भले ही अनुमान न लगा सके, वह किसी भी घटना के घटित होने की पूरी व्याख्या कर सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्याख्या को अनुमान से अलग करके इतिहासकार न केवल प्रत्यक्षवादियों द्वारा प्रयुक्त व्याख्या, सामान्य नियत प्रतिदर्श। अब सामान्य नियत प्रतिदर्श क्या है, आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जो प्रत्यक्षवादियों के लिए बनाया गया है कि प्रत्यक्षवाद क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद कारण को एक अनिवार्य और पर्याप्त परिस्थिति समझने के स्थान पर वे उसे ऐसी परिस्थिति के रूप में देखते हैं जो दी हुई स्थितियों में अनिवार्य हो। देखिए, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की रही है कि अधिकांश ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं अधिक नियत होती हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो बताने की कोशिश की गई है
वहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिनको बहुत सारे कारण हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां हैं जो उस घटना के कारण हो सकते हैं, पर आप उनको एक सटीक कारण नहीं बता सकते कि यही इसकी मतलब पूर्णतया के साथ आप यह नहीं बता सकते कि यही परिस्थिति इस चीज़ को पूर्ण करती है। जैसे एक उदाहरण से अगर इसमें देखा जाए, समझाया गया है कि मान लो कि दंगाई भीड़ विधानसभा भवन को जलाने के इरादे से आगे बढ़ रही है। मान लो कि कोई भीड़ है, वो चाहती है, वो विधानसभा को जलाने की उम्मीद से आगे बढ़ रही है, लेकिन उसी समय एक आकाशीय बिजली उस विधानसभा पर गिरती है और वो पूरी तरह से जल जाता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि अब देखिए दो चीज़ें हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि वो जो बिजली गिरी, क्या वो इस विधानसभा के जलने के पूर्णतः कारण हो सकती है? क्योंकि हमने बात की है कि कारण का मतलब ये है कि कारण क्या होता है, कारण का मतलब है कि वो अनिवार्य होना चाहिए और पर्याप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे पर्याप्त तो है लेकिन अनिवार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बिजली नहीं गिरती, यहाँ पे बात की जाए कि अगर बिजली नहीं गिरती तो जो भीड़ थी वो विधानसभा को हो सकता है गिरा देती। तो अनिवार्यता ये कहता है कि अगर वो कारण उपस्थित ना है तो वो कार्य न हो। मतलब अगर हम बिजली कह दें कि बिजली कारण है, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगर बिजली नहीं गिरी तो विधानसभा नहीं जलता। पर यहाँ पे स्थिति ये है कि भाई विधानसभा लोग भी जला सकते हैं। तो यही कहने का मतलब है, ये बताने की बात की जा रही है कि देखिए, ऐसी परिस्थितियों में जहाँ दो या दो से ज़्यादा परिस्थितियों की उपस्थिति हो जो एक ही परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं, उनमें हम आवश्यक क्षण की पहचान नहीं कर सकते। जो कुछ हम कर सकते हैं वह यह बताना है कि किस परिस्थिति ने पहले असर किया। अगर भीड़ के काम करने से पहले बिजली गिर गई हो तो हम कह सकते हैं कि दी गई स्थितियों में बिजली गिरना ही आवश्यक परिस्थिति थी। ओके फ्रेंड्स, वे परिस्थितियाँ जिसका इतिहासकार विश्लेषण करते हैं, कहा जाता है कि वे एक प्रकार की होती हैं, अद्वितीय और अक्सर अधिक नियत होने की वजह से शोधकर्ता केवल उस परिस्थिति को पहचान सकता है जो दी गई स्थितियों में आवश्यक प्रतीत होती है। उदाहरण के लिए, उपनिवेश से मुक्ति की प्रक्रिया की मौजूदा समझ और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर इतिहासकार यह नतीजा निकाल सकते हैं कि ब्रिटिश राज के खिलाफ लोकमत का इजहार और भुगतान संतुलन के बिगड़ते हालात की वजह से औपनिवेशिक शक्तियों का भारत में रहना मुश्किल हो गया था। ब्रिटिश सेना का आकलन और उसके क्षेत्र में हितों ने भी भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करने फायदेमंद दर्शाया, क्योंकि ये सभी परिस्थितियाँ उसी दिशा की ओर ले जाती हैं जिसे हम अंग्रेज़ों के भारत छोड़ो का कारण मान सकते हैं, और विशेषकर अंग्रेज़ों का अगस्त 1947 में भारत से जाना। अब देखिए, इतिहासकार इस प्रश्न का जवाब देने के लिए उस परिस्थिति पर अपनी उंगली रखना चाहता है जिसकी वजह से विशेष फर्क पड़ा है। इस बात का निर्धारण करने के लिए उसमें से किसी परिस्थितियों को अंग्रेज सबसे अधिक अर्थवान मानते थे। उपलब्ध दस्तावेजों की मदद ली जाती है और यह भी देखा जाता है कि किस परिस्थिति ने इस प्रकार का दबाव बनाया जो प्रशासन के सबसे अधिक कष्ट कर रहा और उस पर अव्यवहारिक भी था। मतलब ये बताया कि कभी कभी कारण को जानने के लिए हम दस्तावेजों की भी मदद लेते हैं, और ऐसे दस्तावेज उस पूरी घटनाक्रम के बारे में बताते हैं कि जो किसी भी रिजल्ट के लिए ज़रूरी था। जैसे कि 1847 में अंग्रेज़ चले गए अगस्त में, तो हम उसके कारण को दस्तावेज़ों में समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों गए। अब उन घटनाओं, वो जो घटनाएं घटी उस तक, उन दस्तावेज़ों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी इनमें से ऐसी कौन सी परिस्थिति बनी जिससे कि ये घटना घटी। किसी परिस्थिति में आवश्यक कारण की स्थिति जानने के लिए उस मामले के भीतर से भी प्रमाण प्राप्त किया जाता है। वही चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है कि भीतर से भी प्रमाण प्राप्त किया जाता है, मतलब कि उससे पहले लगभग वैसी ही जितनी भी परिस्थितियाँ घटी हैं या घटनाएं घटी हैं उससे तुलना की जाती हैं, और ये देखा जाता है कि कौन कौन सी ऐसी समान परिस्थितियाँ हैं जो दोनों में मौजूद हैं। अधिकांश ऐतिहासिक विश्लेषण में कर्ता और कार्यों और उद्देश्यों का उस समय प्रभाव डाल रही बाह्य परिस्थितियों को आधार बनाया जाता है। इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि इतिहासकार किसी घटना या प्रक्रिया को जिस तरह वह हुई उसी तरह वर्णित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इतिहासकार जो हुआ, जैसे हुआ, उसका विश्लेषण करके क्यों हुआ का उत्तर खोजने का प्रयास करता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक कार्य का आप प्रॉपर कारण, एक कारण नहीं बता सकते, बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसी तरह से, इसीलिए वो एक घटना को, जो घटना घटी है उसके पीछे के जो बहुत सारी परिस्थितियां हैं उसका विश्लेषण करते हैं और उसको ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो घटना हुई वो क्यों हुई। तो अब आगे ये बात बताने की कोशिश करते हैं कि दो बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। देखिए, दो बातें जो ज़रूरी हैं वो ये कि किसी घटना को क्रमवार ढंग से बस बता देना ही ये नहीं बता सकते कि उस घटना का कारण वो रही होंगी। उसकी व्याख्या आप नहीं कर सकते। आप सिलसिलेवार बस बता सकते हो कि इसके बाद ये घटी, ये घटी, ये घटी, लेकिन आप किसी घटना की घटने की व्याख्या बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उससे
इसलिए कह रहा है कि किसी कहानी का आरंभ, मध्य और अंत बतला देना काफ़ी नहीं है। कम से कम इतिहासकार को चाहिए कि वह उस बाह्य भौतिक संरचनाओं के मेल की पहचान करे जिसके भीतर किसी विशेष गतिविधि का जन्म हुआ है, वह घटित होती है और जिसके भीतर ही विशेष नतीजे भी निकलते हैं। तो वही बात कर रहा है कि जो बाह्य घटनाएं हैं उनको देख के बात करें कि अच्छा जो ये घटना घटी इसके पीछे ये चीज़ें भी मौजूद हैं। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण ये है वो ये है कि जो संभावित परिस्थितियां हैं, जो गतिविधियां हैं, उसका विस्तृत वर्णन जो है वो किसी कार्य कारण संबंध की व्याख्या को जन्म नहीं दे सकता। मतलब आपने बता दिया कि 1847 में अगस्त में अंग्रेज चले गए और ये इसके पीछे पीछे ये सारी घटनाएं घटी हैं। आपने एक दायरा बना दिया, लेकिन आप उस दायरे में आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि इन्हीं के कारण ये घटना घटी होगी। हाँ, ये एक तर्क हो सकता है, एक पर्याप्त हो सकता है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। तो इसलिए आप वही बता रहे हैं कि आप उसका व्याख्या का जन्म नहीं दे सकते। इसके लिए आवश्यक है कि हम उन परिस्थितियों को भी जानें जो कम से कम उस स्थिति में आवश्यक थी। इसलिए हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो ये घटना घटी उसके पीछे जो आवश्यक परिस्थितियाँ थीं वो क्या थीं, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अतः साधारण कथा कहने और किसी ऐतिहासिक घटना के कारणों के विश्लेषण के बीच अंतर यह है कि ऐतिहासिक घटना कथा कहने से अलग उस बात पर ध्यान केंद्रित करती है कि किस बात ने प्रभावी असर डाला। वह विभिन्न क्षणों को केवल इसलिए एक दूसरे से नहीं जोड़ता कि कुछ अर्थ निकल सके, बल्कि उससे एक कदम आगे जाता है। वह उन परिस्थितियों की खोज करता है जिसकी अनुपस्थिति में वह घटना जिस विशेष क्षण में वह घटी हुई है उसमें न घटे। मतलब यही है कि वो जब कड़ियों को जोड़ता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ कड़ी को जोड़ रहा है या उनको वो कारण बता रहा है, वो उनका विश्लेषण करता है और यह जानने की कोशिश करता है कि ये जो प्रमुख घटना घटी है इन परिस्थितियों में ऐसी वो कौन सी परिस्थिति है, या ये जो घटनाएं घटी हैं उनमें ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो अगर ना होती तो ये घटना ना घटती। तो वही वो जानने की कोशिश करता है, उसी की व्याख्या करने की कोशिश करता है कि ये घटना क्यों घटी। जैसे 1947 में सत्ता के हस्तांतरण के मामले का विश्लेषण करते हुए कोई इतिहासकार यह तर्क दे सकता है कि नौसेना में हुए विद्रोह से विशेष असर पड़ा। तात्पर्य यह है कि वह कारण परिस्थिति थी, यह आवश्यक क्षण जिसकी अनुपस्थिति में उस समय सत्ता का हस्तांतरण नहीं हुआ होता। इसके अलावा कोई इतिहासकार यह भी तर्क दे सकता है कि नौसैनिक विद्रोह जन आंदोलन की श्रृंखला की वह आवश्यक घटना थी जिसके कारण सभी आंदोलनों ने मिलकर एक परिणाम उपस्थित किया जिसे सत्ता के हस्तांतरण का नाम दे सके। वही चीज़, अब दो चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि बोला गया कि नौसेना जो विद्रोह हुआ था 1946 में, जिसकी वजह से 1947 में अंग्रेज़ों को छोड़ना पड़ा, ये अब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें ये देखा होगा कि वो कहते हैं कि ये तात्कालिक कारण था। तो कुछ इतिहासकार इसको वो परिस्थिति मानते हैं कि जो ना होती तो शायद सत्ता का हस्तांतरण अगस्त में ना हुआ होता। बट कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये जो तमाम घटनाएं घटी थीं, जो जन आंदोलन था वगैरह वगैरह, असंतोष था, वो पहले से ही हो रही थी और उन्हीं की एक परिणति थी जो नौसेना विद्रोह के रूप में देखी गई। तो ये भी व्याख्या करके वही परिस्थिति को देख रहे हैं जिसके कारण ये घटना घटी। तो अब आगे हम देखते हैं, इन्हीं की बात कर रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं कि कारण को जब परिस्थितियों के जटिल मेल के आवश्यक क्षण या किन्हीं स्थितियों की आवश्यक परिस्थिति के तौर पर परिभाषित किया जाता है तो यह माना जाता है कि इतिहासकार मात्र यह समझाना चाह रहा है कि घटना क उस क्षण ही क्यों घटी। वही चीज़ है कि जब जटिल मेल को या परिस्थितियों को जब वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है तो इतिहासकार तो ये बस ये बताने की कोशिश करता है कि अगर कोई घटना घटी है तो ये उसी टाइम ही क्यों घटी। यह व्याख्या अपने में पूर्ण है और घटना के हो जाने के बाद प्रस्तुत की गई है और इस व्याख्या में आवश्यक नहीं है कि कोई भविष्यवाणी की जा सके। जेएल आर्नसन द्वारा दिए गए एक उदाहरण को लेते हैं। मतलब उन्होंने बोला कि मान लो कि कोई बंदूक से गोली चली है, तो गोली पर्दे पे यहाँ लगी, तो बंदूक से उसका वेग, उसका जो घर्षण या बाकी जो चीज़ें थीं जो जिम्मेदार हैं गोली को चलने की, वो उससे हम ये तो बता सकते हैं कि ये गोली यहाँ पर ही पर्दे पे यहाँ क्यों लगी। लेकिन आप बस एक अनुमान लगा सकते हो कि अगली गोली कहाँ लगेगी, एक अनुमान लगा सकते हो, लेकिन आप ये स्पष्ट नहीं कर सकते कि अगली गोली कहाँ लगेगी। इसीलिए जब आप किसी भी चीज़ की व्याख्या करते हो तो आप बस ये बता सकते हो कि अमुक घटना इस समय क्यों घटी थी या इसी क्षण क्यों घटी थी। आप बस और आप उससे बस एक अनुमान लगा सकते हो कि ऐसी परिस्थिति हुई तो ऐसी घटना कहाँ घट सकती है या कब घट सकती है, लेकिन आप उस पर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकते।
जहाँ तक कि वह क्यों प्रश्न का संतोषजनक उत्तर देता है, लेकिन वह इसे यह अनुमान लगाने में मदद नहीं कर पाता कि अगली गोली पर्दे पर कहाँ लगेगी, तो इससे वो मदद नहीं मिल सकती। वही यहाँ बताने की कोशिश की गई है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आप पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत कुछ इसमें नहीं है, क्योंकि हर जगह वही समझाने की कोशिश की गई है कि कार्य कारण संबंध क्या होता है, कि किसी भी कार्य के पीछे कारण जो है वो कारण अनिवार्य होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, वगैरह वगैरह। यही सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं। तो देखिए, अब सिंपल सी चीज़ ये है कि तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लो कार्य कारण संबंध से कोई भी प्रश्न आपके उसमें आ जाता है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे देखिए, कार्य कारण संबंध क्या है, किसी घटना या प्रक्रिया को समझाने में वो कैसे प्रयुक्त होता है। तो आपको सबसे पहले कार्य कारण क्या होता है ये आपको बताना है, कि कोई कार्य के पीछे जो कारण है वो क्या होता है। कारण को एक्सप्लेन करेंगे आप, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इतिहास में कार्य कारण को आप कैसे प्रूफ कर सकते हो। कारण अनिवार्य होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, उसके लिए आप एक्सप्लेन करके उदाहरण दे सकते हो। किसी घटना या प्रक्रिया को समझाना है तो आप कोई भी, वो जो अभी हमने बात की थी कि जो विधानसभा जलाने की बात की है या एक्सीडेंट की बात की है, आप इससे एग्जांपल देके बता सकते हो कि कार्य कारण क्यों यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रक्रिया के कारण जानने की समाज वैज्ञानिक और प्रकृति वैज्ञानिक के विभिन्न पद्धतियों की चर्चा कीजिए। तो हमने अन्वय प्रणाली और अन्वय या जो प्रणाली थी उसके बारे में आप एक्सप्लेन करोगे, और ये जो प्रकृति वैज्ञानी हैं इनके लिए आप लैब टेक्निक बता सकते हो कि प्रयोगशाला में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो एग्जाम्पल के साथ, तो आराम से एग्जाम एक्सप्लेन कर लोगे। फिर थर्ड है, किसी घटना के होने की व्याख्या और उसके कार्य कारण संबंध स्थापित करने के लिए इतिहास में प्रयुक्त पद्धति की चर्चा कीजिए। तो जो पद्धति हमने बात की थी दो तरह की, यही अनन्वय अन्वय और अनन्वय, तो आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे। और देखिए, पूछे कुछ भी जा रहा है तो आपको, चूँकि आप सबको ही जानता है कि 4 से 5 पेज लिखने होते हैं। अब क्या होता है कि इग्नू जो आपको बुकलेट देता है वो फिक्स पेज का होता है, 32 या 34 पेज का होता है, उससे ज़्यादा आपको सेकंड सब्सिडरी नहीं मिलती। तो एक क्वेश्चन करने के लिए आप 4 से 5 पेज इस्तेमाल कर सकते हो। अब उसके लिए क्या है कि अगर कुछ भी पूछा जा रहा है तो कार्य कारण संबंध को आपको एक्सप्लेन करना ही है कि एक्चुअली में ये होता क्या है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बारे में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है, और फिर लास्ट में निष्कर्ष निकालना है आपको। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है कि कैसे करना है या क्या लिखना है इस टॉपिक में। तो प्लीज़ आपको वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो हमेशा होता है। और कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।